अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर 3 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो कि लेक्चर 3 था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने देखा था कि नर्स इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं नर्स इक्वेशन के थ्रू। सेल नोटेशन देख लिया था हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन देख लिया था, उसकी वर्किंग देख ली थी, किस तरीके से वो वर्क करता है। आज का जो लेक्चर है आपका लेक्चर 4 में हमें क्या पढ़ना है? लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे जो हमारा SHE जो होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, वो क्या होता है, क्या उसका वर्क होता है, किस तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद कुछ हम यहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका क्या यूज होता है। फिर देखेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शन होगी तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शन नहीं होगी तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लास्ट लेक्चर भी देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो आपका फर्स्ट चैप्टर और सॉलिड स्टेट जो कि बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर जो कि आपका सॉल्यूशन है, उन दोनों चैप्टर का लिंक भी मैं फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आपको देखने हैं तो वहां पर भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड होना है, जहाँ पे मैंने बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स डाल रखी हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपकी काम की बुक है, जैसे कि प्रदीप हो गई, NCERT हाईलाइटेड करके डाल रखी हैं, कुछ नोट्स डाल रखे हैं। अगर आप वो भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया था, और इसमें क्या पढ़ा था हमने? दो हमारे हाफ सेल होते हैं। हाफ सेल किसको बोलते हैं? हाफ सेल बोलते हैं किसी कंटेनर में हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, और उसी इलेक्ट्रोलाइट का जो मेटल होगा उसका इलेक्ट्रोड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ सेल। दो हाफ सेल हमारे यहाँ पे वायर से कनेक्टेड हो रहे हैं, और एक सॉल्ट ब्रिज है जो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? एक तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, मतलब आयंस प्रोवाइड कराना, किस तरीके की चार्ज की कमी ना होने देना। दूसरी बात, दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है, मतलब सर्किट को कंप्लीट करता है। इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, क्या पढ़ा था हमने? लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन और अनोड होता है लेफ्ट साइड, और अनोड क्या होता है? इसमें नेगेटिव होता है। तो लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किस पे होगा? अनोड पे होगा। जिंक है यहाँ पे, तो जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन क्या था हमारा? हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑयल रिक से, ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब जिंक क्या कर देता है? हमारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। दो इलेक्ट्रॉन वहां पे हमारा यहाँ पर Zn, जब इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, किस फॉर्म में आता है? Zn2+ की फॉर्म में आता है। तो Zn2+ की ये फॉर्म में आ गया। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, CuSO4 नहीं है, ये ZnSO4 है, और ये हमारा क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो ये CuSO4 है। इतनी बात है समझ में? तो हमारा क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn2+ आयन इसमें आ जाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, और जो कि हमारा Cu2+ यहाँ पे टूटा हुआ है, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में हमारा कन्वर्ट होते हैं, और Cu हमारी इस इलेक्ट्रोड पे यहाँ पर जमने लगेगी। तो इस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन थिन होने लगेगी, और ये इलेक्ट्रोड हमारी थिक होने लगेगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमारा चलता रहेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो होने लगेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो करंट फ्लो होगी वहां पर, और करंट फ्लो होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर को मेरी करंट फ्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग थी। इसमें जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन आई थी, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन करा के जो ओवरऑल इक्वेशन आई थी, वो आई थी हमारी रिडॉक्स इक्वेशन। ये मतलब Zn सॉलिड स्टेट में है ये वाला, प्लस Cu2+ एक्वस स्टेट में ये वाला, गिव्स अस क्या देगा? Cu सॉलिड स्टेट में जो हमारा ये सबमिट हुआ था इस वाले इलेक्ट्रोड पर, Zn2+ जो हमारा ये आयन में Zn ऑक्सीडेशन होने के बाद चेंज हुआ था। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी। अब नर्स इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था। नर्स इक्वेशन में हमें क्या बताया था? E cell = E0 cell - 2.303 RT/NF log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसमें कंसंट्रेशन का मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट में जो कंसंट्रेशन होती है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसको कंसंट्रेशन को नहीं मानते हैं। तो एक्वस स्टेट में कौन से होते हैं? हमारे आयंस होते हैं। तो सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन लेंगे यहाँ पे? आयंस की, ना कि
प्योर सॉलिड की, जैसे कि हमारा ये है Zn सॉलिड स्टेट में, इसकी कंसंट्रेशन निगलेक्ट कर देंगे, इसकी कंसंट्रेशन हम नहीं लेंगे। तो हमारी ये नस्ट इक्वेशन थी, नस्ट इक्वेशन क्या निकालती है हमारी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई क्या है हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको कहें, वो हमारा निकालता है। और ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अब अगर मैं R की वैल्यू रखता हूँ, R क्या है हमारा गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर रखता हूँ 298 केल्विन, एन हमें नहीं पता फैराडे कांस्टेंट, F क्या है फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96,500। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा 0.0591 अपॉन n, ये हमारी इक्वेशन, दूसरी नस्ट की इक्वेशन ये आ जाती है हमारी। अब जो हमारा ई नॉट सेल होता है, भाई हमें सब कुछ पता है कि इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी है, हमें ई सेल निकालना है, लेकिन ई नॉट सेल भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो ई सेल हमारा निकलेगा। तो ई नॉट सेल कैसे निकलता है, ई नॉट सेल मेरा निकलता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ये ई नॉट सेल, ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड की, उसमें से माइनस कर दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड की, तो हमारा क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और कैथोड पे क्या होता है मेरा, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ई नॉट कैथोड की जगह ई नॉट आरईडी लिख दूंगा रिडक्शन, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन लिख दूंगा। रिडक्शन किस साइड होता है, रिडक्शन होता है मेरा राइट साइड, और ऑक्सीडेशन मेरा किस साइड होता है, ऑक्सीडेशन होता है मेरा लेफ्ट साइड। तो रिडक्शन की जगह मैं आर भी तो लिख सकता हूँ मतलब राइट, और ऑक्सीडेशन की जगह मैं एल भी तो लिख सकता हूँ मतलब लेफ्ट। तो ई नॉट सेल हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। तो ई नॉट सेल हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं, कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, और राइट माइनस लेफ्ट, इसका ई नॉट का, ये हम इस तरीके से ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। अब बात ये है, जो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो हमेशा रिडक्शन की टर्म्स में मेजर की जाती है, कभी भी ऑक्सीडेशन की टर्म्स में मेजर नहीं की जाती। लेकिन हमारा ऑक्सीडेशन भी तो होता है, तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, रिडक्शन प्रोसेस में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, जो हमारा ई नॉट रिडक्शन होता है वो माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन के होता है। मान लीजिए कोई हमारा किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लीजिए इसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बोलते हैं, ये जो हमारा Zn है, Zn का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ था, नहीं Zn किसमें चेंज हो रहा था, Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा था। तो उसके लिए जो हमारी ई नॉट आएगी, ई नॉट क्या लिखेंगे इसको, ई नॉट Zn2+ / Zn, यही तो आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो देखिए जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा था हमारा, Zn से क्या बनना था, Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनना था हमारा। तो इसको मैं ई की जो सेल नोटेशन हमने पढ़ा था क्या लिख सकता हूँ मैं, ई नॉट Zn से लेके, Zn से क्या बनना है, Zn2+ बनना है, और इसकी वैल्यू जो आती है, इसकी वैल्यू आती है आपकी 0.76 वोल्ट। कितनी आती है, 0.76 वोल्ट इसकी वैल्यू आती है। लेकिन ध्यान से देखिए Zn से किस में आ रहा है, Zn2+, तो ये तो हमारा ऑक्सीडेशन में लिखा हुआ है। लेकिन जो सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, मैंने आपको बताया हमेशा किस में होता है, रिडक्शन पोटेंशियल में होता है। तो इसको रिडक्शन की डेफिनेशन में चेंज कर लेंगे, तो क्या कर देंगे, Zn से अभी Zn2+ है तो इसको क्या कर देंगे, Zn2+ से Zn, इसको मैं कर सकता हूँ, और वो क्या होता है माइनस लगा देंगे, बस ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में चेंज करेंगे तो वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। मतलब जो हमारा ई नॉट रिडक्शन है इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इसको रिडक्शन की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, ई नॉट Zn2+ / Zn गिव्स अस, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या है, माइनस 0.76 वोल्ट। हो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन ही रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन जो नोटेशन इसका होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखी जो जाती है वो हमेशा रिडक्शन के टर्म्स में लिखी जाती है। इतनी बात है हमने। अब बात ये है कि हमने ई सेल, ई नॉट सेल हमने निकाल लिया, सब कुछ निकल गया, इसका ई सेल भी निकल गया। लेकिन ई नॉट सेल में हमें जरूरत किसकी पड़ी, दोनों हाफ सेल की जरूरत पड़ी थी ना, कैथोड की भी जरूरत पड़ी हमें, एनोड की भी जरूरत पड़ी, तभी तो हमारा ई नॉट सेल निकल कर आया। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे किसी एक हाफ सेल की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम यहाँ पे फंस गए, भाई हमें तो दोनों की दो हैं जब तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालनी है एक की। तो एक की कैसे निकालेंगे, ये एक हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो ये हमारी समस्या सबसे बड़ी खड़ी हो गई थी। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको शॉर्ट में क्या बोल देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब SHE। इसका हमारा कॉन्सेप्ट आया और इसने समस्या सॉल्व कैसे की। इसने कहा भाई तुम्हें एक ही तो हाफ सेल का निकालना है, तो दूसरा हाफ सेल, भाई हमें जरूरत है
अगर हमें निकालना होता है तो 2 हाफ सेल चाहिए होते हैं, लेकिन आपकी समस्या है कि आपको निकालना एक का है, तो क्यों ना दूसरा हाफ सेल ऐसा ले लिया जाए कि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0.0 वोल्ट हो। तो दोनों की अगर निकालेंगे कंबाइंड, एक की तो 0 है, तो दोनों की अगर कंबाइंड निकाल सकते हैं तो वो किसकी होगी, जिसकी हमें निकालनी है उसकी होगी। मान लीजिए मेरी 10 वोल्ट आ गई, तो 10 वोल्ट जो है पूरे सिस्टम की आ रही है, और हमें पता है 2 हाफ सेल हैं। एक हाफ सेल की हमें पता है कि क्या होती है, 0 होती है, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो टोटल जो है जिसकी निकालनी है हमें उसकी हो जाएगी। तो ये थी हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट। तो जो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये पूरा सेटअप होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो कितनी होती है, 0.0 वोल्ट इतनी होती है। तब तो अब मान लीजिए मुझे ZnSO4 की इस वाले हाफ सेल की मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे फिर मैं ये वाला हाफ सेल ना लेके ये वाला हाफ सेल इसकी जगह रख दूंगा और पूरे सिस्टम को कनेक्ट कर दूंगा। ये वाला फार्मूला लगा दूंगा मैं, तो इसकी ई नॉट सेल क्या हो जाएगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसकी तो हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि ये वाला यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी हमारी 0 हो जाएगी। और जो पूरे सिस्टम की आएगी वो सिर्फ इसकी होगी, इसकी होगी। इसकी एक बार कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन ये होती है, ये हमारा कोई कंटेनर है, इसमें जो मैंने इलेक्ट्रोड डाल रखी है, इलेक्ट्रोड डाल रखी है मैंने प्लेटिनम की। किसकी इलेक्ट्रोड डाल रखी है, प्लेटिनम की मैंने इलेक्ट्रोड यहाँ पे डाल रखी है, और ये किसमें डिप कर रखी है, जो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है यहाँ पर एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, HCl ले लिया है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ भी एसिड ले सकते हैं, H2SO4 ले लो, लेकिन ध्यान रखना है प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड किसमें डिप की जाएगी, एसिडिक सॉल्यूशन में डिप की जाएगी। इतनी बात है समझ में। अब यहाँ पे जो है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को बबल कराएंगे, हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास कराएंगे। तो ये जो प्लेटिनम की फॉइल है, इसके ऊपर इसकी सरफेस पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस हमारी एड्सॉर्ब होगी। ध्यान रखिए मैं टर्म क्या यूज कर रहा हूँ, एड्सॉर्ब। एब्सॉर्ब नहीं, 2 टर्म होती है। आप 5th चैप्टर जो कि आपका सरफेस केमिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे। एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन क्या होता है। एब्सॉर्प्शन होता है बल्क फिनोमिना, मतलब पूरी तरीके से वो मतलब एक पार्ट में उसको वो एब्सॉर्ब कर ले। मान लीजिए कोई हमारा फॉर्म है, फॉर्म को अगर मैं पानी में डालूंगा पूरी तरीके से वो अंदर तक भीग जाएगी, अंदर वाला पार्ट भी उसका भीग जाएगा। लेकिन अगर कोई हमारी बॉल है, बॉल को मैं पानी में डालूंगा तो बॉल की सरफेस पे ही तो सिर्फ पानी आएगा, अंदर तो नहीं जाएगा। तो जो सरफेस पे हमारा चिपक रहा है कोई भी चीज, तो वो होता है हमारा एड्सॉर्प्शन। और अगर पूरे बल्क में आ रहा है पानी, ये कोई भी चीज हमारी पूरे बल्क में जा रही है, वो होता है एब्सॉर्प्शन। तो ये भी हमारा क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। H2 गैस इसमें पास करूंगा तो प्लेटिनम फॉइल के सरफेस पे हमारी H2 गैस हमारी एड्सॉर्ब हो जाती है। याद कीजिए सॉल्यूशन में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट अगर हमारा क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्यूट हमारा क्या हो, गैस हो। उसका एग्जांपल आपको बताया था H2 ऑन पैलिडियम, ठीक है, H2 ऑन प्लेटिनम, ये आपको मैंने बताया था। तो वो यही चीज है, आशा करता हूँ आपको वो चीज अब यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस सॉलिड की सरफेस पे क्या होती है, एड्सॉर्ब होती है। तो ये इसका पूरा सेटअप होता है। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, जो हाइड्रोजन गैस लेनी है वो 298 केल्विन पर, और इसका प्रेशर क्या है हाइड्रोजन गैस का 1 बार है। और ये भी हमारे स्टैंडर्ड कंडीशन लगेगी। जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारा क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मतलब 1 कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो जो हमारा HCl है वो है 1 मोलर का। इतनी बात है समझ में। अब ये हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ एनोड भी वर्क कर सकती है, एज अ कैथोड भी वर्क कर सकती है। दोनों तरीके से ये वर्क कर सकती है। अगर हमारा दूसरा वाला मतलब जिसके साथ ये कनेक्टेड है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये वर्क करेगी, एज अ कैथोड या एज अ एनोड। ये चीज डिपेंड करेगी कि हमारी ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कौन से हाफ सेल के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए इस वाले हाफ सेल के साथ कनेक्टेड है, तो ये तो एनोड पहले से ही है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोड की तरह। मान लीजिए इस वाले के साथ कनेक्टेड है, तो ये कैथोड है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एनोड की तरह से वर्क करेगा। इतनी बात है समझ में। एनोड की तरह से अगर वर्क कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्लेटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन है हमारी एब्सॉर्ब, और ये हाइड्रोजन हमारी क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन यूज कर देगी, क्या बना रही है हमारा 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड पे, अगर एज अ एनोड वर्क कर रही है। और अगर एज अ कैथोड वर्क कर रही है, दूसरा वाला हमारा क्या है, एनोड पे वर्क कर रहा है, तो ये रिडक्शन देगा हमारा, मतलब 2H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या बना लेगा, H2PD। इतनी बात आई समझ में।
अगर मान लीजिए मैंने ले लिया Zn सेल, एक हाफ सेल मैंने ये ले लिया और इससे कनेक्ट कर दिया मैंने ये वाला हाफ सेल। ये वाला हाफ सेल भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप ये समझिए ये वाला हाफ सेल नहीं है, इस वाले हाफ सेल की जगह ये वाला हाफ सेल यहाँ पर रख दिया है मैंने। तो कौन सा हो गया ये Zn सेल हो गया अब मेरा ये, ठीक है। जिंक कॉपर सेल नहीं रहा, अब ये हमारा बन गया Zn सेल बन गया। तो Zn पे तो आपका क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। तो Zn पे तो वही वाली रिएक्शन होगी, एनोड पे Zn गिव्स अस Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और तो हमारा कैथोड होगा, कैथोड पे हमारा अब ये आएगा। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी कैथोड पे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा रखी है, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस H2Pt। ये हमारी रिएक्शन होगी। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन करूँ, दोनों को प्लस कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन मेरी क्या आएगी, Zn प्लस 2H+ गिव्स अस Zn2+ प्लस H2Pt। ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन बन गई। अगर मैं सेल नोटेशन इसका देखूं, सेल नोटेशन मैंने आपको भी क्या बताया था, एक हाफ सेल इधर, बीच में शॉर्ट ब्रिज, फिर दूसरा हाफ सेल इधर, ऑक्सीडेशन, शॉर्ट ब्रिज और रिडक्शन। तो हमारा Zn से Zn2+ जा रहा है, बीच में स्लैश कर दो, इसका मतलब क्या है, Zn से Zn2+, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कौन सा हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल, बीच में शॉर्ट ब्रिज, H+ से H2, क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये इसका सेल नोटेशन हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखूं इस वाले सेल के लिए, तो नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है लेन देन। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे मेरा Zn2+, क्योंकि H2Pt की तो हम सॉलिड मान रहे हैं, तो इसकी एक तरीके से कंसंट्रेशन हम इग्नोर कर देते हैं। मेनली आपको आयंस की कंसंट्रेशन लिखनी है, ये बात ध्यान रखनी है। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में, Zn2+ अपॉन रिएक्टेंट मतलब H+, और जो हमारा पीछे इसका स्टोइकोमेट्रिक होता है वो क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो Zn2+ अपॉन H+ की कंसंट्रेशन और इसका स्क्वायर, इतनी बात है समझ में। नर्स इक्वेशन इसके लिए हमारी ये हो चुकी है। इसके बाद बात आती है, अगर मैं E नोट सेल इसका मैं निकालूं, E नोट सेल, तो देखिए एनोड पर जो हमारी रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है हमारी, Zn से Zn2+, मतलब E नोट Zn2+ से Zn। हमारा देखो हो तो क्या रहा है, Zn से Zn2+, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था शुरू में स्टार्टिंग में कि हमारी रिडक्शन की टर्म्स में लिखते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो Zn से Zn2+ में लिख के क्या लिख लेंगे हम, Zn2+ से Zn, और हमारी Zn2+ से Zn क्या थी हमारी, सॉरी Zn से Zn2+ क्या थी हमारी 0.76 वोल्ट। अगर मैं इसको चेंज करूँ रिडक्शन वाली में, मतलब Zn2+ से Zn में चेंज करूँ, तो क्या आ जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो क्या आ जाएगा रिडक्शन की टर्म्स में, ये एनोड पर अगर वैसा तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन रिडक्शन की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो क्या आएगा माइनस 0.76 वोल्ट। ये जो 0.76 वोल्ट है ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, घबराना नहीं है, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर कहीं पूछेगा तो मेंशन भी करेगा। तो क्या आ गया माइनस 0.76 वोल्ट। और आपको पता है हाइड्रोजन तो हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होती है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H+ से लेके H2, मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखी है 0.00 वोल्ट। अब अगर मैं E नॉट सेल इसका निकालूं, तो E नॉट सेल क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड क्या है हमारा, ये है, और एनोड मेरा ये है, मतलब 0.0 वोल्ट माइनस, और ये माइनस में है, माइनस 0.76 वोल्ट आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा E नॉट सेल मेरा 0.76 वोल्ट। अब बात ये है, अगर मेरा E नॉट सेल पॉजिटिव आता है, अगर मेरा E नॉट सेल पॉजिटिव आता है, तो रिएक्शन मेरी कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है और फिजिबल होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ रिएक्शन होती है, अपने आप से रिएक्शन होती है, और फिजिबल होती है मतलब वो रिएक्शन हो जाती है। और अगर मेरा E नॉट सेल किसी वजह से नेगेटिव आ जाता है, वैल्यू इसकी नेगेटिव आ जाता है, तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और नॉट फिजिबल होगी, मतलब वो रिएक्शन नहीं होगी फिर, ठीक है। इतनी बात आपको ये याद रखनी है कि E नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल, और अगर E नॉट सेल आपका नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन फिजिबल। इतनी बात आई समझ में। तो ये थी आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात, शी की बात। तो शी हमारा किस लिए यूज होता है कि अगर हमें एक हाफ सेल की निकालनी हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब E नोट हमें एक हाफ सेल का निकालना हो, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होती है, तो जो टोटल की आएगी वही हमारी जिसकी हमें निकालनी है उस हाफ सेल की हमारी होगी। तो इतनी बात आई समझ में। अब बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी।
जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी कि मतलब जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला कम रिएक्टिव होता है, और ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने इस तरीके से वहाँ पे पढ़ा था। लेकिन आपने इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में किसके टर्म्स में पढ़ना है? पोटेंशियल के टर्म्स में पढ़ना है, ठीक है। सीरीज आपकी वही है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सीरीज आपकी वही है, ठीक है। लेकिन आपने किसके टर्म्स में पढ़ना है? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में इसको पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारा ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पे स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 0। कितनी होती है? 0। अगर हम ऊपर को जाएंगे तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव जो होगा हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका होगा, उससे कम नेगेटिव इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। तो इस तरीके से नीचे को फिर बढ़ता चला जाएगा और ऊपर को हमारा नेगेटिव होता चला जाएगा। क्या? रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हाइड्रोजन से नीचे आएंगे तो फिर वो प्लस में होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा प्लस होता है इसका। इसकी मैं चार्ट अभी आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। मैं पहले इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो ऊपर को जितना जा रहा है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता जा रहा है। अब जितना हमारा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जितना हमारा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, उतना ही वो क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइजिंग उसका करैक्टर होता है, मोर ऑक्सीडाइजिंग होता है। मतलब ऊपर वाले जितना ऊपर को चढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा वो हमारा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? उतना ही बढ़िया हमारा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे का रिडक्शन कराते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो ये हमारा लिथियम सबसे बढ़िया क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन से नीचे को हम जा रहे हैं, जितना नीचे को हम चले जाएंगे उतना हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होता चला जाएगा। तो प्लेटिनम हमारा सबसे क्या है? बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतनी बात आई समझ में? यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहा है ये आपकी वैल्यू के साथ दिख रहा है चार्ट। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आपको यहाँ पे वैल्यू, हर एक की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आपको वैल्यू दिख रही है, जो कि आपको दिख रहा होगा लिथियम सबसे नीचे है। तो इसका जो वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। और हमारा जो सबसे ऊपर है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है सबसे ऊपर वाला क्या है? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और नीचे सबसे नीचे क्या है? लिथियम, वो क्या है? मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात आपको समझनी है। अब बात ये है कि इसमें तो आपको जो ये चार्ट है इसमें तो आपको बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हैं, लेकिन आपको याद करने हैं सिर्फ ये वाले, इतने ही आपके काम के हैं। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, इसकी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक से इसको याद करना है। जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल बेस्ड है ट्रिकी अप्रोच पे, तो हम बिल्कुल आपको जितना ट्रिक से हो सके उतना हम याद करवाते हैं। तो देखिए लिथियम, पोटेशियम, इसका हम कैसे याद करेंगे? तो इसका है थोड़ी सी फनी भी ट्रिक है ये। इसका ट्रिक है ये, लीजिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ पढ़ो। क्या है? लीजिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ पढ़ो। अब माली भी आलू पका सकता है क्या? बिल्कुल पका सकता है, क्यों नहीं पका सकता? एक आदमी डबल टैलेंटेड या मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। हो सकता है पौधों में पानी देने वाला माली, उसको कुकिंग भी आती हो, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है। और काशीनाथ कौन है? काशीनाथ वही है सनी देओल, ठीक है। तो वो वाला मूवी का ये काशीनाथ है। तो उसका जो माली है आलू फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ पढ़ो। ये आपको याद करना है। LI मतलब लीजिए, के मतलब काशीनाथ, NA मतलब के मतलब काशी, NA मतलब नाथ, KA मतलब का, MG मतलब माली, AL मतलब आलू, ZL मतलब जरा, FE मतलब फीके, PB मतलब पकाता, H मतलब है, CU मतलब कौन है, और AG मतलब आगे, AU मतलब आओ, PT मतलब पढ़ो। तो क्या है? काशीनाथ का माली, लीजिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ पढ़ो। ये आपकी ट्रिक है। कितना सिंपल था इसको याद करना। अगर ट्रिक हमारे पास ना होती तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते और कभी याद नहीं कर पाते। सिर्फ आपको ट्रिक याद करनी है और ये एकदम चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। इसमें याद रखना है ऊपर को आपको क्या बढ़ रहा है? जितना देता हूँ ऊपर को हम बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर को बढ़ रहे हैं, तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है। और जितना हम नीचे को जा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जितना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इतना सिर्फ आपको याद करना है। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन भी हम कर लेंगे जो कि आपको एक्सरसाइज में गिवन है।
तो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने नास्ट इक्वेशन इसका रिवीजन कर लिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नास्ट इक्वेशन देख ली, ई नॉट सेल देख लिया किस तरीके से निकालते हैं, ऐसी चीज देख लिया हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हमने ट्रिक के साथ याद कर लिया। अब एक चीज और आपको पढ़ा देते हैं, अगर कोई भी हमारी रिएक्शन है, मान लीजिए कोई ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी, और A का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A है, B का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल b है, C का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल c और D का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल d। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा था क्या होता है, Kc होता है। कब पढ़ा था, 11th क्लास में जो इक्विलिब्रियम चैप्टर था आपका उसमें पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालते हैं कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा C और D, C और जो इसके स्टोइकोमेट्रिक में होता है वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है पावर में, तो C की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल c, D की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल d अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब A की कंसंट्रेशन पावर A स्मॉल a, B की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल b। ये आपका Kc मतलब क्या हो गया, ये हमारा Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। लेकिन किस रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही रिएक्शन मेरी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो जो हमारा Kc है, Kc को कौन रिप्लेस कर देगा, Q रिप्लेस कर देगा। क्या लिख देंगे इसको, Q लिख देंगे, बाकी सब टर्म वही रहेंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्शन प्रोडक्ट में जा रही है और प्रोडक्ट से वापस भी आ रही है, ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है रिएक्शन, तो उसके लिए Kc यूज नहीं करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, Q यूज करते हैं। बाकी वही रहेगा इसका फार्मूला, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो मैं समझता हूँ आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, ये सब हम आगे वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। फेराडे लॉज भी अगर टाइम बचा तो बिल्कुल फेराडे लॉज भी नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे। तो आज का लेक्चर बिल्कुल आपको मैंने ट्रिकी अप्रोच से पढ़ाया है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियो ये वाली पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैप्पी लर्निंग।